अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो सेल के बारे में है। सेक्शन नंबर 54 और 55 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का टॉपिक है, जिसके अंदर आज हम सेल को डिस्कस करेंगे और साथ ही ये डिस्कस करेंगे कि सेल में और एक्सचेंज में क्या फ़र्क है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ सेल, उसके बाद डेफिनेशन, उसके बाद इसेंशियल्स ऑफ सेल, उसके बाद सेल हाउ मेड, सेल बनता कैसे, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एक्सचेंज। वैसे एक्सचेंज के ऊपर मेरा एक रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद है, अगर आप वो सुनना चाहें तो वो भी सुन सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ सेल, कि सेल की मीनिंग क्या है। अब अगर हम सेल की मीनिंग की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी जो है वो डिस्क्राइब करती है सेल इज़ द कॉन्ट्रैक्ट। सेल जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज़ के दरमियान में। एक होती है सेलर, इट मीन्स कि एक पार्टी का नाम है सेलर और एक पार्टी का नाम है बायर। ठीक है, एक पार्टी होती है सेलर, एक पार्टी होती है बायर, विच द फॉर्मर इन कंसिडरेशन ऑफ पेमेंट और प्रॉमिस टू पे और सर्टेन प्राइस इन मनी। अब सेल मीन्स के हमारे पास जो सेलर है वो कोई चीज़ सेल करता है, बदले में उसको जो है प्राइस ऑफ दैट थिंग मिलती है। कोई भी गुड सेल किया, कोई भी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी को उसने सेल किया, तो बदले में उसको जो है प्राइस ऑफ मनी क्या मिलेगी, पेमेंट ऑफ दैट थिंग ऑफ विच प्रॉमिस टू पे, जो कि बायर जो है या तो प्रॉमिस टू पे करेगा या तो जो है एट अ टाइम उसको पे करेगा। इन मनी ट्रांसफर टू द लेटर टाइटल ऑफ पोजेशन। अब उसके बदले में उसको टाइटल मिलेगा, पोजेशन मिलेगी प्रॉपर्टी की। क्या मिलेगा, टाइटल मिलेगा और पोजेशन मिलेगी प्रॉपर्टी की। ये यहाँ तक के लो। अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ कि एक्चुअल डेफिनेशन क्या है सेल की। सेल की अगर एक्चुअल डेफिनेशन को अगर हम डिस्कस करते चलें तो सेल की एक्चुअल डेफिनेशन बहुत ही इजी है। वो किस तरीके से, सेल क्या है। अब सेल, द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स ट्रांसफर of an ownership on the price, on a price to be paid or promise to be paid। या तो प्राइस टू बी पेड या तो प्रॉमिस टू बी पेड विथ डिलीवरी, विथ डिलीवरी ऑफ पोजेशन। अब सेल की जो अगर हम डेफिनेशन देखें कि सेल की डेफिनेशन क्या है, तो सेल की सिंपल ही डेफिनेशन है कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेल जो है इमूवेबल, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, मींस उसकी मीनिंग क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ एन ओनरशिप। इट मीन्स कि आप किसी को ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ओनरशिप के मेरी वो चीज़ है, पोजेशन और ओनरशिप में फ़र्क है। दोनों में डिफरेंस समझने के लिए एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो भी आप सुन सकते हैं कि वो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। ओनरशिप मीन्स के मैं किस मिल्कियत, ओनरशिप मीन्स के मिल्कियत। अच्छा, पोजेशन क्या होती है, पोजेशन मतलब के कब्ज़ा। अब यहाँ पर बात की जा रही है मिल्कियत की। कोई भी प्रॉपर्टी है उसका मालिक मैं हूँ, उसकी मिल्कियत मेरे पास है, उसका ऑनर मैं हूँ। तो मैं जो है क्या करता हूँ, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता हूँ, उसकी पोजेशन, उसकी जो ऑनरशिप है वो किसी को सेल करता हूँ। फॉर अ प्राइस टू बी पेड और प्रॉमिस टू बी पेड, मतलब के बदले में या तो प्राइस मुझे एट अ टाइम मिलेगी या तो प्रॉमिस किया जाएगा कि प्राइस जो है इन फ्यूचर मिलेगी, विथ डिलीवरी ऑफ पोजेशन। अच्छा, यहाँ पर अब मेन चीज़ आ गई, विथ डिलीवरी ऑफ पोजेशन। अब यहाँ पर पोजेशन भी आ गई, यहाँ पर ओनरशिप भी आ गई। किस तरीके से, दोबारा समझते हैं इसको। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो उसका मतलब ये है कि ट्रांसफ़र किया जाए मिल्कियत को किस चीज़ के इवज़, प्राइस के इवज़, जो कि प्राइस एट अ टाइम मिले या फिर जो है प्रॉमिस टू बी पेड इन फ्यूचर, और उसके बदले में डिलीवरी ऑफ पोजेशन मिले। डिलीवरी ऑफ पोजेशन मीन्स के उसका कब्ज़ा भी मिले उस प्रॉपर्टी का, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब आते हैं सेल हाउ मेड।
सेल बनता कैसे है? मैं आपको पहले ही एक चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारा जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है ये, और जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये दोनों आपस में भाई बहन हैं। ये दोनों जो है आपस, इनके सेक्शंस जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर हम सेल के बारे में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्कस करना थोड़ा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर आई थिंक 3, चैप्टर नंबर 3 है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। तो ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से भी इंटरकनेक्टेड है। अब सेल बनता कैसे है? सेल हाउ मेड। सबसे पहली चीज पार्टीज, दूसरी चीज सब्जेक्ट मैटर, सबसे पहले कि पार्टीज का होना जरूरी है। पार्टीज कौन सी? एक पार्टी है सेलर, एक पार्टी है बायर। अब यहां पर बात की जा रही है कि जो दो पार्टीज हैं, एक ट्रांसफरर और एक ट्रांसफरी, दोनों पार्टीज का होना ज़रूरी है। उसके बाद है सब्जेक्ट मैटर। अच्छा, मेन इंग्रेडिएंट इसका है सब्जेक्ट मैटर। वो क्या कि जो जिस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिस प्रॉपर्टी को सेल किया जा रहा है, द थिंग विच शुड बी कैपेबल टू ट्रांसफ़र, जो कि कैपेबल हो ट्रांसफ़र करने के, कोई भी सब्जेक्ट मैटर जो कि कैपेबल हो ट्रांसफ़र करने के। उसके बाद है इट इज़ the whereby one and same transaction both immobile and movable property transferred or transaction would be governed by the provisions of law। अब यहाँ पर immobile भी की जा सकती है, movable भी की जा सकती है। the subject matter of sale must be ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। दोबारा ये चीज़ आ गई कि जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है, नेसेसरी है। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी हम सेक्शन नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं, और प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड, ये हम सेक्शन नंबर 6 ऑफ TPA के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। अच्छा, दूसरा इसका इसेंशियल ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, मिल्कियत को ट्रांसफ़र करना किसी और के नाम पे। अब सेल इट मस्ट बी द ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ऑनरशिप मतलब कि मिल्कियत, किसी चीज़ का मैं मालिक हूँ लेकिन उसकी पोजीशन जो है किसी और के पास। तो जब मैं किसी जिसकी उसकी अगर पोजीशन किसी और के पास है, सो डेफिनेटली मैं उसका अगर ओनर हूँ तो पोजीशन लेकर भी दूंगा मैं। द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मे बी अ पर्सन मीन्स द ट्रांसफर बाय सच पर्सन ऑफ हिज राइट एंड इंटरेस्ट। इट मीन्स कि मेरा राइट और मेरा इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी के अंदर, इन द प्रॉपर्टी ऑफ फुल एंड परमानेंटली, उसका पूरा का पूरा हक और उसका पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट है परमानेंटली मेरे पास हो, तो मैं जो है ट्रांसफ़र कर रहा हूँ किसी और के नाम पर। द ट्रांसफर ऑफ अ पार्ट ओनली इज सच इंटरेस्ट पर्टिकुलर पीरियड रिजर्विंग अ रेस्ट ऑफ ट्रांसफर हिमसेल्फ इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। अगर मैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए किसी को अपना ऑनरशिप ट्रांसफ़र करता हूं तो उसको हम ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप नहीं कहेंगे। परमानेंटली, टेम्परेरी अगर करूंगा तो वो नहीं होगी, सॉरी, परमानेंटली करूंगा तो वो जो है ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप कहलाई जाएगी। अब आते हैं सेल हाउ मेड, इसेंशियल्स ऑफ सेल हमने समझे। अब आते हैं सेल बनता कैसे है। अच्छा, यहाँ पर ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि सेल अगर हम कर रहे हैं कोई भी प्रॉपर्टी, सो अगर वो 100 रुपये 100 रुपीज़ से उसकी वैल्यू कम है तो वो जो है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का उसका अंदर होना ज़रूरी है। अगर उससे ऊपर है तो फिर क्या होगा? बाय द डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी इफ़ इट्स वैल्यू इज़ लेस देन 100। अगर उस 100 रुपये से कम है तो उसकी डिलीवरी होना ज़रूरी है। अगर 100 रुपये से ज़्यादा है तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हम, कोई भी प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर अगर हम सेल करते हैं तो अगर वो 100 रुपये से कम होगी तो उसके बदले में उसको जो है क्या किया जाएगा? ऑनरशिप और पोजीशन मिलेगी। लेकिन अगर वो 100 रुपये से अपवर्ड हो, 100 रुपीज़ से अपवर्ड हो, ये हम एक्सचेंज के अंदर भी समझ कर आ चुके हैं। इट मीन्स के फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इसकी प्राइस जो है वो 100 रुपये से कम है, तो इसकी ऑनरशिप मैं आपको दूंगा अगर आप मुझे 100 रुपये दे रहे हैं। लेकिन अगर 100 रुपये से ज़्यादा है तो इसका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, इट मीन्स के कोई भी प्रॉपर्टी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके होना ज़रूरी हैं, बदले में वो चीज़ मिलेगी हमें। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एक्सचेंज। हम एक्सचेंज को भी समझ कर आ चुके हैं, सेल को भी आज हमने समझा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सेल, एक्सचेंज, थिन लाइन डिफरेंस है दोनों में। सेल क्या है? फॉर द एक्सचेंज ऑफ मनी, प्राइस पेड
और promise to be paid। एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज मीन्स के फॉर एक्सचेंज ऑफ another थिंग। नॉट मनी। सेल क्या है? कोई भी चीज़ हम मार्केट के अंदर कोई चीज़ सेल करते हैं तो सेल करने का मकसद ये है कि बदले में हमारे को पैसे मिले। सेल का मेन इंग्रेडिएंट मनी है। सेल का जो मेन इंग्रेडिएंट वो क्या है? मनी। बदले में हमें पैसे मिले। प्राइस टू बी पेड, या तो प्राइस जो है वो एट ए टाइम मिलती है या प्रोमिस किया जाता है कि इन फ्यूचर कुछ दिनों बाद आप ले लेना पैसे। एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज के अंदर मैंने आपको उस दिन भी बात समझाई थी कि मेरे पास एक बुक है, इस बुक को मैं आपको देता हूँ, बदले में आप मुझे कोई भी बैरक की बुक देते हैं। अब मैंने जो आपको बुक दी उसकी प्राइस वैल्यू थी 4000 रुपीज़, आपने जो मुझे बुक दी उसकी मार्केट प्राइस थी 2000 रुपीज़। तो इसका मतलब हमने प्रॉपर्टी को एक्सचेंज किया। हमने जो है अच्छा, यहाँ पर एक्सचेंज जो है ना, एक्सचेंज मूवेबल प्रॉपर्टी के बदले इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बदले मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। डिटेल लेक्चर मौजूद है एक्सचेंज के ऊपर, लेकिन आज थोड़ा बहुत समझना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएट की बात आ रही है। सो सिंपली अगर हम कहें कि एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज मतलब कि आपने मुझे कोई चीज़ दी और बदले में मैंने आपको कोई चीज़ दी, लेकिन पैसे नहीं होंगे। यहाँ पर पैसों वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है कि एक्सेप्ट मनी, मतलब कि पैसों के बदले में वो चीज़ नहीं दी जाएगी। अगर पैसों के बदले में चीज़ दी गई तो फिर वो सेल में चला जाएगा, वो उसको हम एक्सचेंज नहीं कहेंगे, क्योंकि पैसों को हम प्रॉपर्टी काउंट नहीं करते। पैसों को हम जो है सेल के अंदर काउंट करेंगे, एक्सचेंज के अंदर काउंट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल के अब आपने मुझे एक इमोबल प्रॉपर्टी दी जिसकी प्राइस मार्केट प्राइस थी 10 लाख रुपीज़, बदले में मैंने आपको एक कार दी जिसकी मार्केट प्राइस थी 7 लाख रुपीज़, बाकी 3 लाख रुपीज़ मैं आपको कैश देता हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है। एक्सचेंज में आप जो है क्या करें कि एक्सचेंज भी करें, साथ में अगर प्राइस बचती है तो पैसे भी आप दे सकते हैं, लेकिन टोटली अमाउंट मनी नहीं होगा। बदले में टोटली कोई ना कोई चीज़ एक्सचेंज होना ज़रूरी है। एक्सचेंज मतलब कि तबादला। हम समझते हैं कि एक्सचेंज हम डेली अपनी रूटीन के अंदर भी ये वर्ड यूज़ करते हैं, एक्सचेंज मतलब कि तबादला। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा आज का लेक्चर, जो कि बहुत ही इजी था। सेक्शन नंबर 54 और 55 TPA ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का।